प्रस्तुत हैं, जिसमें हमने कल आपको बताया था कि नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बताया था। नेफ्रॉन की संरचना जो है बताया था हमने कि दो भाग होते हैं। एक तो इसे हम बोवेंट संपुट कहते हैं, दूसरा ये ब्रिक नलिका यानी कि कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहा जाता है, और इसी में ग्लोमेरुलस होता है। अब परानिस्यंदन यानी मूत्र निर्माण की क्रिया विधि के बारे में हम जानेंगे। हमने आपको बताया था कि जो अपवाही धमनिका है, अविवाही धमनिका है, इसका वैल्यूम, अविवाही धमनिका, इसका वैल्यूम थोड़ा मोटा होता है और अपवाही धमनिका का पतला होता है। तो इस तरह से जो ब्लड प्रेशर है 70 mmHg और इसके अंदर 30 mmHg है। Hg का मतलब पारे के पैमाने के पर मापा जाता है। यहाँ से रक्त की मात्रा अधिक जाती है, यानी रक्त क्योंकि ये मोटा है इसलिए इसमें अधिक रक्त का प्रवाह होता है अविवाही धमनिका से, और जो निकलता है वो जो है कम रक्त निकलता है अपवाही धमनिका से, अपवाही धमनिका से कम मात्रा में रक्त निकलता है। तो ये नेफ्रॉन नलिका में एक दबाव उत्पन्न होता है जिसे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, या परानिस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन दाब कहते हैं। इस दबाव के कारण केशिकाओं से जल और आवश्यक मात्रा, जो आवश्यक खनिज पदार्थ इसमें छन करके बोवेंट संपुट के कैविटी में आ जाते हैं, और इस छनने की प्रक्रिया को हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं या परानिस्यंदन कहते हैं। परानिस्यंदन, और इस पदार्थ को परानिस्यंदी पदार्थ या फिल्ट्रेट कहते हैं। ये तो केवल छानने की प्रक्रिया हुई, क्योंकि दबाव यहाँ अधिक होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अधिक होता है, तो दबाव के कारण केशिकाओं से जल, खनिज और विटामिन तमाम मात्रा में, आवश्यक अनावश्यक सभी मात्रा में ये पुनः इसमें फिल्ट्रेट हो जाते हैं, तो इसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब मूत्र निर्माण की दूसरी क्रिया विधि आती है पुनरावशोषण, यानी कि अवशोषण। पुनरावशोषण अर्थात तमाम ऐसे चीजें जो शरीर के लिए आवश्यक होती हैं वो भी जो है छन करके इसमें बोवेंट संपुट में आ जाती हैं। इनका इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, हेनले लूप, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में क्या हो जाता है, पुनः ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी अवशोषित हो जाती हैं। केवल यूरिया का अवशोषण नहीं होता, बाकी विटामिन, कैल्शियम, NaCl, ये जो है सभी आवश्यक पदार्थ पुनः अवशोषित हो जाते हैं। तो बाकी बचे हुए पदार्थ, ये निस्यंद का बाकी बचा हुआ पदार्थ कलेक्टिंग ट्यूब में आकर के इकट्ठा हो जाता है और यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में पहुंच जाता है। यदि मूत्र की मात्रा अधिक बार हो रही है तो इस रोग को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो
बाकी बचे हुए पदार्थ सिक्रीशन के द्वारा रक्त में पहुंचते रहते हैं, क्योंकि इसके किनारे किनारे पर धमनिकाएं चारों तरफ इससे जाल सदृश रचना में पाई जाती हैं, जो कि अवशोषित आवश्यक पदार्थ को पुनः रक्त में मिला देती हैं, और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। अगर हम ये कहें कि प्रतिदिन यानी 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। ये भी कह सकते हैं यूरिन हल्का सा पीला होता है, जिसे हम यूरोक्रोम नामक एक पदार्थ होता है, जिसके कारण यूरिन हल्का पीला होता है। तो इस तरह से अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा यूरिन का निर्माण संभव होता है, और वह वृक्क नलिका के माध्यम से अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। कल हमने आपको बताया था जिसकी किडनी यानी वृक्क नलिका खराब हो जाती है, तो वो स्पेशल टाइप में कृत्रिम रूप से छन्ना एक बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसे अब डायलाइजर कहते हैं, और यह क्रिया डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस के द्वारा रक्त को पुनः शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह से हम आपको तमाम प्रकार के जंतु यानी अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक ये हम बता चुके, किडनी की संरचना हम बता चुके, नेफ्रॉन की संरचना हम बता चुके। आज आपको परानिस्यंदन यानी मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया भी बता चुके हैं। अब हम कुछ देखेंगे जो कुछ आवश्यक चीजें हैं, इसमें हम और बताएंगे। बाकी ये चैप्टर लगभग समाप्त है। धन्यवाद।